हेलो दोस्तों। दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि अ, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, तो अगर वॉइस क्लियर नहीं मिले तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो ये है आपका प्यारा चैनल ओमनी सेंट, और इसमें वैसे ही प्रश्नों को शामिल किया था जो आपके परीक्षाओं में प्राय पूछे जाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बहुत सारे लोग जो यूट्यूब के बारे में नहीं जानते हैं, वे सोचते हैं कि इसे सब्सक्राइब कर लेने से शायद मेरे पैसे कटेंगे या डाटा कटेंगे, तो ऐसी बात कोई नहीं है। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ जो मैं ले रहा हूँ प्रमुख अनुच्छेद की एक श्रृंखला है, उसको मैं शामिल कर रहा हूँ इसमें। तो आप इसे ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो दूसरों को ज़रूर शेयर करें, बताएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा भी है, तो घंटी को जो है आपका बेल आइकन जो है उसको क्लिक करें, ताकि और भी आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो मैं मेहनत करता हूं उसके लिए आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यही मेरी जो है फीस होगी, या आप मेरे मेहनत को सम्मान देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान में जो प्रमुख अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये क्रमवार है और सीरियल रूप में है। तो दोस्तों, इसे यहाँ पर जो है आप एक सीरीज देख लेंगे कि कौन से अनुच्छेद में क्या वर्णित किया गया, क्या उल्लेख किया गया, क्या प्रावधान किया गया है। तो ज़रूर इसे ध्यान दें। तो दोस्तों, अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 में भारत जो है, तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। भारत के संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 1 में। उसके बाद अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना बताया गया है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 जो है, इसमें राज्य का निर्माण, कैसे राज्य का निर्माण होता है, तथा राज्य की सीमाओं का निर्धारण, अथवा नाम में जो परिवर्तन होते हैं। तो जैसे कि उत्तरांचल को उत्तराखंड में बदल दिया गया, तो इसी तरह नाम में जो परिवर्तन होते हैं, और उड़ीसा को उड़ीसा बदल दिया गया है। पश्चिम बंगाल को भी बदलने का प्रक्रिया में है कि उसका भी नाम पश्चिम बंग कर दिया जाए। तो यही अनुच्छेद 3 के अनुसार ही ऐसा किया जाता है। तो अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 4। तो इसमें पहली अनुसूची 12 अनुसूची है हमारी, और चौथी अनुसूची के इसमें संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। तो अनुच्छेद 2 और 3 के, जो अनुच्छेद ऊपर मैंने बताया था, अनुच्छेद 2 और 3, तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना था, और 3 में राज्य का निर्माण, सीमाओं तथा नामों का परिवर्तन। इसके अधीन बनाई गई विधियाँ जो है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 4 में ये था। अभी अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 5 में ये अनुच्छेद 5 है, इसमें संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात की गई है कि संविधान जब प्रारंभ हुआ तो उस समय क्या नागरिकता था, किनको नागरिकता मिलेगी, किनको नहीं मिलेगी, कुछ नियम बनाए गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 6 जो है, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान करता है। यानी कि भारत में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसके बारे में कैसे नागरिकता मिलेगी, नहीं मिलेगी, या किन और भी बहुत सारी बातें का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 7 है, पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता है, यानी कि जो पाकिस्तान चले गए हैं उनके बारे में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 7 है। उसके बाद अनुच्छेद 8 है, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यानी भारत से बाहर जो भी प्रवासी रहते हैं उनको किस तरह नागरिकता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, उसके बारे में अनुच्छेद 8 में बात किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 9। तो अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना, यानी कि अगर
अगर कोई भी भारतीय किसी भी देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो नागरिकता स्वतः छीन जाती है। तो इसके बारे में यहाँ अनुच्छेद 9 में बात की गई है। ये देखिए अनुच्छेद 10 है, तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी नागरिक जो सिटीजनशिप है इंडिया की, उसके अधिकारों का बनाना अनुच्छेद 10 में उसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 जो है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन, यानी संसद जो है नागरिकता के लिए कानून का निर्माण भी करती है, ये अनुच्छेद 11 कहती है। अनुच्छेद 12 जो है राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी राज्य किसे कहते हैं, राज्य और संघ क्षेत्र में क्या अंतर है। तो इस तरह की बातें अनुच्छेद 12 से पता चलती है। और अनुच्छेद 13 जो है इसमें मूल अधिकार को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियाँ हैं। जो मूल अधिकार है उसको कैसे असंगत या उसको कम करने की विधि अनुच्छेद 13 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अभी दोस्तों ये जो इस मौलिक अधिकार में आते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता की बात करती है। विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष सभी कोई समान है, इसके बारे में अनुच्छेद 14 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15 जो है उसमें धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध किया गया है, तो अनुच्छेद 15 में। उसके बाद अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता का बात करते हैं, यानी कि जो नौकरी मिलती है उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके बारे में अनुच्छेद 16 बताती है। उसके बाद अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है। इसमें अस्पृश्यता का अंत यानी कि भेदभाव जो होते हैं निम्न इसे अल्पसंख्यक है या जो उनका अस्पृश्यता अंत करने के बाद अनुच्छेद 17 कहती है। उसके बाद है 11 अनुच्छेद 18, इसमें उपाधियों का अंत किया गया, यानी किसी भी व्यक्ति को जो भारत सरकार में कुछ जैसे कि पद्मश्री वगैरह जो अवार्ड्स मिलते हैं उसके अलावा कहीं भी कोई भी व्यक्ति उपाधि नहीं ले सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। तो इसके अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 जो है वाक स्वतंत्रता की बात करती है, यानी कि उसमें 19 A B C D ऐसे करके F तक है, तो इसमें वाक स्वतंत्रता की बात की गई है। 19 में बोलने की शक्ति जो व्यक्ति है, प्रेस की स्वतंत्रता है 19 में ही है, इसके अंतर्गत आता है। अनुच्छेद जो 20 है इसमें अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अपराध कोई भी व्यक्ति अपराध करता है उसके दोष सिद्धि में संरक्षण प्राण और दैहिक तंत्र के में 6 से तो कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिषेध किया गया अनुच्छेद 24 में। उसके बाद अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात की गई है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करती है। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई है इसमें, जिसे माइनॉरिटी कहते हैं अंग्रेजी में, जैसे कि मुस्लिम है, बहुत सारे राज्य में कुछ ईसाई लोग, मतलब कि ईसाई भी हैं, सिख हैं और जैनी लोग, ये सब कई जगह अल्पसंख्यक के रूप में ही हैं। तो वैसे तो माइनॉरिटी में मुस्लिम लोग ज़्यादातर उनको लिया जाता है, कहा जाता है। तो अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन, उसमें प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार उसमें दिया गया है। इसके तहत ही बहुत सारे ईसाई मिशनरीज खुले हुए हैं जो शिक्षा प्रदान करते हैं, मदरसे खुले हुए हैं, तो ये सब अनुच्छेद 30 के तहत होता है। उसके बाद अनुच्छेद 32 जो है अधिकारों का परिवर्तित कराने के लिए उपचार, यानी अगर किसी तरह का मौलिक अधिकार जो है उसमें अगर हनन होता है तो ये अनुच्छेद 32 के तहत इसको चेंज किया जा सकता, उसमें बदलाव किया जा सकता है, या उसको उस व्यक्ति को उसे प्रदान इसके तहत ही न्यायालय करता है। अनुच्छेद 36 परिभाषा है। उसके बाद अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन संगठन का इसमें बात है। उसके बाद है ये 48 का पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 49 जो है
राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की बात इसमें की गई है, जैसे कि ताजमहल है, इंडिया गेट है, ये सारी बहुत से और भी स्थान है या बहुत सारे वस्तु, इसके संरक्षण की बात की गई अनुच्छेद 49 में। उसके बाद अनुच्छेद 50 है, इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि कैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हैं, इसका इसमें अनुच्छेद 50 में बोला गया है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात अनुच्छेद 51 में की गई है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य के बारे में बात की गया है। इसमें 11 मूल कर्तव्य है, जिसे भारत के नागरिकों को मानना है, ठीक है। और अनुच्छेद 52 जो है भारत का राष्ट्रपति इसमें आता है। यहाँ से राष्ट्रपति का जो क्रम है, राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, उसकी शक्ति आदि के बारे में यहाँ से स्टार्ट होता है अनुच्छेद 52 से। और अनुच्छेद 53 में संघ और कार्यपालिका की शक्ति है। उसके बाद अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होगा, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, कैसे होगी, इसके बारे में अनुच्छेद 56 में उल्लेख है। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि अगर दोबारा चुने जाते हैं तो उसके लिए क्या पात्रता होगी, अनुच्छेद 57 में है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है, यानी राष्ट्रपति कोई व्यक्ति कोई भी भारत का नागरिक किस तरह उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो इसके बारे में बात की गई, यानी कि क्या क्या अर्हताएँ हैं। अनुच्छेद 59 जो है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में उसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन इसमें किया गया। अनुच्छेद 62 जो है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ, उसके बारे में अनुच्छेद 62 में कहा गया है। उसके बाद 63 जो है भारत का राष्ट्रपति कैसे, यहाँ से राष्ट्रपति का स्टार्ट होता है कि भारत का राष्ट्रपति के बारे में, तो अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और 64 जो है अनुच्छेद 64 जो है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना अनुच्छेद 64 के अनुसार है। तो राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य संपन्न करना, यानी कि अनुच्छेद 65 है जो राष्ट्रपति के पद जब रिक्त होता है, खाली होते हैं, राष्ट्रपति कभी अपना पद छोड़ देते हैं या किसी कारण से, तो या कभी विदेश जाते हैं, तो किस तरह से उपराष्ट्रपति इस पर कार्य करता है, इसके बारे में है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति कैसे निर्वाचन, उसका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसके बारे में है। अनुच्छेद 67 जो है उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 68 जो है उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन की बात की गई है। अनुच्छेद 69 जो है उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ लिया गया है, उसके बारे में बात किया गया है कि कैसे शपथ कौन दिलाएगा या शपथ ग्रहण कर उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख जो अनुच्छेद 69 में प्रावधान किया गया। ये अनुच्छेद जो है 70 है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी कोई भी इमरजेंसी होगी तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति कैसे करेंगे, मतलब राष्ट्रपति करेंगे, उसके लिए अनुच्छेद 70 में प्रावधान है। 71 में जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय हैं। इसके बाद अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति के बारे में बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। ये अनुच्छेद 74 में इम्पोर्टेंट भी है, पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद संबंधित जो अनुच्छेद है कौन से हैं, तो मंत्रियों के बारे में उपबंध किए गए हैं अनुच्छेद 75 में।
उसके बाद यानी 74 75 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 76 जो भारत में महान्यायवादी हो गया, तो अनुच्छेद 76 के अनुसार अनुच्छेद 77 भारत का सरकार के कार्य का संचालन अनुच्छेद 77 में है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री कर्तव्य जो है अनुच्छेद यानी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को भी कार्य का जानकारी देगा, वो उसका कर्तव्य जो है अनुच्छेद 78 में है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बात की गई है। 81 में लोकसभा की। अनुच्छेद 83 में संसद के दोनों सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 85 में अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में संसद के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों का अधिकार। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का वर्णन है। अनुच्छेद 90 में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होना, पद से हटाया जाना का वर्णन है। अनुच्छेद 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 52 में सभापति उपसभापति को पद से हटाने का बात है। संकल्प का विचाराधीन हो तथा उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 में लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों और शक्तियों की बात है। अनुच्छेद 96 में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 ये सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन यानी लोकसभा राज्यसभा के ये जो है सभापति उपसभापति और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते कैसे कितने दिए जाएंगे, इसके अनुच्छेद 97 में बात की गई है। अनुच्छेद 98 जो है संसद का सचिवालय होगा, तो उसका अनुच्छेद 98 यानी 98 के अनुसार संसद में एक सचिवालय भी है। और इसके बाद 99 संसद द्वारा सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। अनुच्छेद 100 जो है 100 जो है 100 वो संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों में कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति यानी कोरम जो है उसकी बात करता है। धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया की बात की करता है। और अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा देता है कि धन विधेयक आखिर है क्या। तो उसके बाद अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति की बात करता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 118 जो है प्रक्रिया का नियमन की बात है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी उससे संबंधित है। अनुच्छेद 123 जो है संसद द्वारा 20 क्रांति काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति यानी कि जो अध्यादेश है वो अनुच्छेद 123 है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। 124 जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके गठन की बात करता है। संबंधित है। और अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय यानी कि कोई भी अगर उच्चतम न्यायालय का कोई भी डिसीजन अगर होता है तो वो एक अभिलेख की तरह पूरे देश में मान्य होगा। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान, क्या उच्चतम न्यायालय क्या स्थान है। 31 जो है उच्चतम न्यायालय का आरंभिक अधिकारिता, 31 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 137 निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन।
अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रीय स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करता है। अनुच्छेद 24 जो है द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता करता है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और उसकी क्या शक्तियाँ हैं उसके बारे में। अनुच्छेद 149 था, ऊपर एक अनुच्छेद 150 जो है राज्यों के लेखन का प्रारूप तैयार करता है के बारे में। अनुच्छेद 153 जो है राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। 54 जो 154 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 156 जो राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल द्वारा राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रत्यान। राज्य में एक महाधिवक्ता होगा, इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री की कर्तव्य, जैसे कि प्रधानमंत्री के साथ था वही उसी तरह यहाँ भी है। दूसरे एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी केंद्र में जो प्रावधान किए गए हैं वही प्रावधान राज्य में भी किए गए हैं। हाँ, अनुच्छेद में अंतर है, लेकिन अगर आप अनुच्छेद को अगर एक साथ कंपेयर कर लें तो याद करने में आसान होगा, क्योंकि वही जैसे कि विधानसभा को संरचना हो तो संसद का भी संरचना से बात की जाती है। तो जो केंद्र में जो नियम कानून बनाए गए हैं संविधान में वही राज्य के लिए ही बनाए गए हैं। तो अनुच्छेद 168 राज्य के विधान मंडल का गठन की बात करता है। अनुच्छेद 170 जो है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 170 जो है सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ताओं के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 178 जो है विधानसभाओं का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। अनुच्छेद 179 जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने या पद से हटाए जाने से संबंधित है। अनुच्छेद 180 जो है अध्यक्ष पदों के कार्य व शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 181 जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होना। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। सभापति उपसभापति को अगर पद से हटाया जाना है तो उसका पीठासीन न होना, ये अनुच्छेद 185 की बात करता है। उसके बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभापति तथा उपसभापति के वेतन भत्ते। तो अनुच्छेद जो है ये 199 जो है धन विधेयक की परिभाषा, राज्य में जो धन विधेयक उसकी परिभाषा देता है। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर क्षमा करेंगे, ये विधेयकों पर विधेयक पर अनुमति से संबंधित है। अनुच्छेद 200। उसके बाद अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति की बात करता है। उसके बाद अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट हो गए। अभी टोटल 24 हाई कोर्ट हैं देश में। अनुच्छेद 215 जो है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय था उसी तरह हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय ही है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति पद्धति शर्तें हैं। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। अनुच्छेद 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण यानी ट्रांसफ़र जो होता है
हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट में होता है, उससे अनुच्छेद 222 के तहत किया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में बात करता है। उसके बाद जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में था कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश थे, उनके नियुक्ति के बारे में बात होता है। अनुच्छेद 224 जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात होता है इसमें। अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति का जो है प्रावधान किया गया अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना होना, जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट का है। उसके बाद पंजाब राज्य और चंडीगढ़ का जो उच्च न्यायालय है, जैसे पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए है, संयुक्त रूप से है। इसी तरह और भी हैं। उसके बाद अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया। 41 में जो है अनुच्छेद 241 में संघ राज्य के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है। अनुच्छेद 243 में पंचायत नगर पालिकाएँ सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 252 जो है 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाए गए विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति की बात करता है। अनुच्छेद 56 जो है राज्यों की और संघ की बाध्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 257 जो है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण का उल्लेख है। 262 जो है अंतर्राज्यिक नदियों और नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय से संबंधित है। उसके बाद ये अनुच्छेद 200, यहाँ से मिस्टेक हो गया दोस्तों, तो इसे मैं रहने देता हूँ क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। तो आप देख लेंगे कि अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है, आप ज़रूर कमेंट करें देखकर, टाइपिंग मिस्टेक है। और अनुच्छेद 266 जो है ये संचित निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 267 जो है आकस्मिकता निधि से संबंधित है। उसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, यानी कि संघ ऐसे कर जो संघ उद्ग्रहित करता है, संग्रहित करता है, लेकिन उसको मतलब कि एक तरह से ऐसे समझा जाए कि संघ उस कर लगाता है और उसको कलेक्ट भी करता है, लेकिन बाद में राज्य को उसमें से हिस्सा उसका दे दिया जाता है। तो अनुच्छेद 269 में ऐसा बात है। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर और संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 280 ये वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित है। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना, यानी भारत सरकार किसी जैसे विदेशी वित्तीय संस्थान से उधार लेती है, जैसे IMF वर्ल्ड बैंक है, तो उसे उधार लेती है, उसके बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 300 क संपत्ति का अधिकार, जो ये मौलिक अधिकार हमारा था जिसको यहाँ पर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300 क में इसको लाकर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब है अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। 309 में राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है। तो यानी जो भर्ती प्रक्रिया है और सेवा शर्त है अनुच्छेद 309 के तहत ही है। संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पद अवधि क्या होगी, यानी कितने साल तक वे काम करे, उसके बारे में 310 बात करता है। 313 जो है संक्रमणकालीन उपबंध है। इसके बाद है 315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा, यानी संघ के लिए और राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग है, उसके बारे में 315 बात करता है। सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि से संबंधित है, ये लोक सेवा आयोग से संबंधित है। लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाया जाना, निलंबित किए जाने से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 317 में है। 320 में लोक सेवा आयोग का क्या कार्य होगा उसके बारे में है। अनुच्छेद 323 क में प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 323 ख में अन्य विषयों पर के लिए अधिकरण है।
निर्वाचनों के अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ये अनुच्छेद 324 के तहत है। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के लिए हस्तक्षेप का वर्णन है। उसके बाद अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी और एसटी के लिए जो स्थान जो आरक्षित किए गए उसके बारे में बात करता है। उसके बाद अनुच्छेद 131 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का जो है प्रतिनिधित्व कितना होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 331 में उल्लेख है। अनुच्छेद 332 में राज्य के विधानसभा में एससी एसटी के लिए स्थानों का जो है आरक्षण है। अनुच्छेद 333 में राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 343 में संघ की परिभाषा के बारे में है। अनुच्छेद 344 में संघ राज्यसभा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है। अनुच्छेद 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, यानी कि प्राइमरी जो मातृभाषा जो यानी जिस राज्य का जो लैंग्वेज है, जैसे बहुत सारे राज्यों में हिंदी न बोलकर बांग्ला है, कन्नड़ है, तेलुगु, तमिल आदि गुजराती बोली जाती है, तो